Good morning all. Welcome to Learners Academy. Morning. So we were solving exercise number 8.1. We had yesterday started the exercise and we had covered questions from question number 1 to 5. Okay. So the topic name is application of integrals. We are finding area under the curve using the definite integrals concept. Okay. इसमें 5 तक हमने कर लिए. Up to here we had done, right? So today we will start. नहीं, 5वां कर लिया ना? Okay. And today we will start with this question. Okay. चलो let's start. तो सर्किल के क्वेश्चन है अभी कुछ, है ना? सर्किल के क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन सर्किल के. चलो लेट्स सी. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x-axis and there's a line and there's a circle. So दो तीन चीजें है ना, एक सर्किल भी है और सर्किल के साथ में एक लाइन भी है. सर्किल है, एक लाइन है, तो एक तरीके से एरिया बिटवीन टू कर्व्स का कॉन्सेप्ट शुरू है ना यहाँ से. भाई लाइन भी एक कर्व होती है और सर्किल भी एक कर्व होता है. ठीक है, तो लाइन और सर्किल के बीच का एरिया, दो कर्व्स के बीच का एरिया ही हुआ. तो हम कहते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज ओमिटेड है, बट ओमिटेड वो कॉन्सेप्ट ओमिटेड हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया. बस ये कि उधर थोड़े से डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल पे होगा, अभी इजी लेवल पे है ना. दैट्स द डिफरेंस ओनली. एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए और साथ में फिर एक्स एक्सिस को हमको फ्लोर मानना है. एक्स एक्सिस उसकी जो चार दीवारी में से एक दीवारी उसको मानना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द फिगर. ओके, तो 2D प्लेन पे सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे. एंड वन मोर थिंग, सर्किल भी बनाना है भाई. तो सर्किल की इक्वेशन याद होनी चाहिए जब भी पार पड़ेगी. याद है? बोलो, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स माइनस एच वाई माइनस के एच कॉमा के होता है ना. ठीक है, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर. सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, जहां पे एच कोमा के तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये होती है हमारी रेडियस. तो दो ही चीजें तो चाहिए होती है ना आपको, दो ही तो चीजें चाहिए होती हैं आपको, सेंटर और रेडियस. सर्कल डिफाइन करने के लिए दो ही तो चीजें चाहिए होती है, एक सेंटर और एक रेडियस. ठीक है, अब सुनना. जब अब सपोज करो मैं इस इक्वेशन को एक्सपैंड करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, एक्सपैंड करता हूँ, तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स आएंगी? यहां से कौन सी टर्म आएगी? एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और कांस्टेंट टर्म आएगी. आएगी. यहाँ से कौन सी टर्म आएगी? वाई स्क्वायर वाली, देन वाई वाली, देन कांस्टेंट वाली, और आर स्क्वायर अगेन एक कांस्टेंट है. ठीक है, तो अब आपके जो इक्वेशन गिवन है वो चेक करो. उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है टिक मार्क, वाई स्क्वायर वाली टर्म है टिक मार्क, कांस्टेंट टर्म है यानी टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क. कौन सी टर्म्स नहीं है? एक्स वाली टर्म्स नहीं है एंड वाई वाली टर्म्स नहीं है. अब एक्स वाली और वाई वाली टर्म्स एक ही सूरत में नहीं हो सकती है जब एच और के दोनों जीरो हो. दैट मीन्स, तो एक, वैसे तो ये क्लास 11 में सब डिस्कस होता है ना, क्लास 11 में सब डिस्कस हो जाता है. इसकी ये जनरल फॉर्म होती है सर्किल की इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ और होती है. आपको याद हो अगर तो बताई गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, याद है, प्लस सी इक्वल टू जीरो. ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर होता है और फिर रेडियस निकालने के दूसरे तरीके होते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल रूट. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. चाहे से आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो. आपने कहा कि नहीं सर ये से नहीं करना, इससे करना है, तो इससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है. तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो, वेरी इजी. अगर एक्स और वाई वाली टर्म्स हैं ही नहीं तो ओरिजिन ही सेंटर होगा, 0,0. अगर एक्स और वाई वाली टर्म्स हैं ही नहीं इक्वेशन में तो ओरिजिन ही सेंटर होगा, यानी 0,0 ही सेंटर होगा. और डिफिकल्टी लेवल में अगर हम नहीं घुसे तो इस एक्सरसाइज में तो एटलीस्ट सारे सर्किल ऐसे ही बनाएगा जिसमें एक्स और वाई वाली टर्म्स होंगी नहीं और ओरिजिन ही सेंटर होगा. ओके, तो इसमें ओरिजिन ही सेंटर है, क्लियर हो गया भाई. सिंपल सी बात है, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? अब लिखो, ये अब देखो, ये सेंटर हो गया और रेडियस क्या हो गया? 2 यूनिट्स, क्योंकि 4 लिखा हुआ. तो ये सारी बातें अभी अपन लिखेंगे भी, सही कॉन्सेप्ट में भी लिखनी है सारी बातें. ऐसा नहीं है कि इसे रफली सॉल्व करनी है, पर एक बार आइडिया मिलना चाहिए, क्योंकि इन जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था, सबसे मेन चीज होती है, सबसे पहली चीज होती है करेक्ट फिगर ड्रॉ करना, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं.
चाहे से उसके लिए हमको टाइम लगे, पर हम करेक्ट फिगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे पहले। सो सेंटर हो गया ये। कल नहीं आए थे ना शायद आप? परसों नहीं आए थे, कल तो आए थे, ओके। ये हो गया सेंटर, एंड दिस इज द सर्किल। अंदाजन बना दिया मैंने ना, दिस इज द सर्किल, ठीक है। अब सुनो, अगर सेंटर ओरिजिन है तो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। तो अगर आपसे जो भी चीज पूछी है, आप उसका एक पार्ट निकाल के उसका चार गुना कर सकते हो, ठीक है ना। और हालांकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पूछा, तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर आपको फर्स्ट ये तीन क्वाड्रेंट्स के बारे में तो सोचना ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही सोचना है। पर मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देता, तो फिर आपको पूरे सर्किल का एरिया निकालना होता, पूरे सर्किल का एरिया निकालना होता, तो अब एक क्वाड्रेंट का निकाल के चार से मल्टीप्लाई कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। एक्स एक्सिस फ्लोर चाहिए, और एक लाइन है मेरे पास x इक्वल टू √3y। अब ये भी बड़ी सोचने की बात है कि x इक्वल टू √3y वाली जो लाइन है, वो कहाँ और कैसे पास होगी, वो कहाँ और कैसे पास होगी। तो किसी भी लाइन कहाँ से कैसे पास होगी, उससे सरल तरीका होता है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, y इज इक्वल टू mx+c में। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। चलो अपन लिखते भी जाते हैं, फिर दो दो बार क्यों करें मेहनत, है ना। पहले अपन सर्किल के बारे में लिख देते हैं। तो सर्किल के बारे में हमने लिखा, तो ये यही मेरा सेंटर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर, 0,0। अब रेडियस 4 यूनिट है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0, वो वाला पॉइंट हो जाएगा -2,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, क्योंकि सर्किल चारों तरफ बराबर होता है। डन। सर्किल के बारे में इससे ज्यादा लिख ही नहीं सकते, सर्किल की इक्वेशन लिख तो ले देंगे। सर्किल की इक्वेशन क्या गिवन है आपको, x² + y² = 4। डन। ओके, सर्किल की इक्वेशन से y की वैल्यू भी निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू तो y = fx की फॉर्म में चाहिए ही होगी ना। चलो, तो सर्किल के बारे में आप जो जो भी जानते हो, here the equation of the circle is given as circle is given as, लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन क्या है, x² + y² = 4। फाइन, दिस इज द गिवन इक्वेशन। ओके, इसको थोड़ा सी इसकी शक्ल चेंज कर देते हैं। सो इट इज लाइक, और लगा के x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = 2²। फाइन, ये लिखेंगे हम, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग इट विथ, नाउ comparing it with the standard form, with the standard form, standard form से कंपेयर करेंगे। that is, what is the standard form, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर। इससे कंपेयर करेंगे तो we will get the three values h, k and r। we get h, k and r। बताओ, h की वैल्यू 0, k की वैल्यू भी 0, एंड r की वैल्यू 2। ओके, so the center of the circle, the center of the circle is h, k होता है स्टैंडर्ड फॉर्म से, और 0, 0 हो गया तो दैट इज 0,0 हो गया। एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज r होता है, और r की वैल्यू क्या निकाली हमने, 2, 2 यूनिट्स। पहले तो सर्किल को पूरा एक्सप्लोर कर दिया अपन ने 2D प्लेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ इस सर्किल की इक्वेशन से हम फंक्शन की वैल्यू भी बनाएंगे, है ना। सो यहाँ से y² = 4, या y = 4 √4 - x², ठीक है ना। और वी कैन से fx इक्वल टू, और वी कैन से fx = √4 - x², ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू होगी, यानी सर्कल से रिलेटेड सारा काम हमने कर दिया, कर दिया, कर दिया। अब लाइन की बारी है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, या इधर नीचे की साइड से लिख देते हैं लाइन के बारे में क्या क्या हमको पता है। नाउ अगेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन एज,
the equation of the line is given as, tell me what is the equation given? x इक्वल टू √3y, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट्स की शक्ल चेंज करें थोड़ी सी, सो इट इज लाइक y इक्वल टू 1/√3x प्लस 0, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है तो mx प्लस सी भी चाहिए, सो सी तो है ही नहीं वहां पे, तो 0 डाल दिया हमने। कंपेयरिंग इट विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म, comparing it with standard slope intercept form, standard slope intercept form, ठीक है, we get comparing it with standard slope intercept form। अच्छा, that is, पहले तो बताओ क्या होती है स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? दैट इज y इक्वल टू mx प्लस सी, इससे कंपेयर करते हैं हम, सो वी गेट यहाँ लिख देता हूँ, आगे स्पेस नहीं बचा, वी गेट, तो दो वैल्यूज मिलेगी हमको, m की वैल्यू 1/√3 और c की वैल्यू 0, m इक्वल टू 1/√3 एंड c इक्वल टू 0, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब ये दो वैल्यूज मिलते ही आपको लाइन के बारे में थोड़ा सा हिंट मिल गया कि लाइन कैसे पास थ्रू हो रही है। c इक्वल टू 0, c क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। सपोज करो c होता मेरा 3, तो वो यहाँ से, ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, 3 यहाँ से कहीं पास होती। मान लो c मेरा 2 ही होता तो इस पॉइंट से पास थ्रू होती। सपोज करो c मेरा 1 होता तो ये 2 है तो आधा 1 हो जाएगा, यहाँ से पास थ्रू होती, कैसे भी ऐसे करके कैसे पास हो सकती थी, लेकिन c 0 है, दैट मीन्स खुद ओरिजिन से पास होगी। भाई वाई एक्सिस पे कहाँ से छू रही है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है सी, तो वाई एक्सिस पे 0 से छू रही है, तो यानी कि ओरिजिन से पास थ्रू हो रही है, तो लाइन ओरिजिन से पास थ्रू हो रही है, ये तो क्लियर हो गया कैसे भी हो सकती है इसे। और 11th क्लास में अपन ने डिटेल में पढ़ा था, जिस लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हो ही ना वो ओरिजिन से पास थ्रू होती है। अब x इक्वल टू √3y में कोई कांस्टेंट टर्म है क्या? केवल x वाली टर्म और y वाली टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो उसको ओरिजिन से पास थ्रू होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2-3 हिंट्स मिल गए। अब m इक्वल टू 1/√3, तो m क्या होता है? स्लोप, और स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप मतलब सीखा ना अभी हमने, इंट्रोडक्शन में सीखा ना, पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्यूट एंगल बनेगा। पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ एक्यूट एंगल बनेगा, और नेगेटिव स्लोप आता तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल बनता। तो आप देखो ओरिजिन से पास थ्रू कर रही है और एक्यूट एंगल बना रही है, तो कुछ इस टाइप की लाइन हो गई, ये एक्यूट एंगल बना रही है इसके साथ और ओरिजिन से पास थ्रू हो रही है। और अगर मान लो नेगेटिव स्लोप होता तो फिर क्या होता? फिर ऑब्ट्यूज एंगल बनाती और इससे पास होती, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है और ओरिजिन से पास थ्रू। तो ऐसे हिंट्स लेने पड़ेंगे। जब तक डायग्राम कंप्लीट नहीं होगा, डायग्राम कैसे कंप्लीट होगा? जब तक आपको चैप्टर नंबर 10 और 11 ऑफ क्लास 11 की अच्छे से नॉलेज नहीं है, सर्किल की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की फॉर्म, पैराबोला की इक्वेशन, ये से ऑल दैट। ठीक है, चलो, तो अभी तो हम इसको एक्यूट एंगल बना ले। और वन मोर थिंग, यहाँ पे तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि टेन थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा वहां से 30 डिग्री आ गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो 30 डिग्री से बनता हुआ एंगल, तो 30 डिग्री से बनता हुआ एंगल तो आप वैसे भी अंदाजे से बना दोगे, ये 30 डिग्री है लगभग। लेकिन चलो, हर एक क्वेश्चन में आप एग्जैक्टली तो नहीं बता पाओगे कि 30 डिग्री ही बना रही है, लेकिन ये तो बता लोगे ना कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। वही बहुत बड़ा हिंट होता है कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम पर्टिकुलरली बता पा रहे हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, इतना हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? जैसे अपन ने सर्किल एच के और आर की मदद से सर्किल का सेंटर और रेडियस निकाला, वैसे एम और सी की मदद से हम लाइन की डायरेक्शन पता करेंगे। तो लाइन की डायरेक्शन पता करके हमने क्या पता लगाया? हमने दो बातें पता लगाई कि सर्किल जो है ओरिजिन से, लाइन जो है ओरिजिन से पास थ्रू हो रही है, एंड द अदर थिंग इज कि वो एक्यूट एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये सारी लाइन लिखनी पड़ेगी। सो अगले पेज पे लिख देता हूँ मैं ये लाइन। सो द लाइन passes through the origin, passes through the origin and makes an acute angle, makes an acute angle with the
पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्स, विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर इतना लिख के हम लाइन बना देंगे, हालांकि हमने पहले ही बना दी लाइन। ठीक है, तो अब आप पहले तो एरिया डिफाइन करो। लाइन भी चाहिए, सर्किल भी चाहिए, एक्स एक्सिस भी चाहिए। ठीक है, लाइन भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो कौन सा एरिया डिफाइन होगा, बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी चाहिए, है ना। सो दिस विल बी द एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। देखो ये जो मैं एरिया शेड कर रहा हूं, इसमें लाइन भी आ गई, एक्स एक्सिस भी आ गया, सर्किल भी आ गया। लाइन, एक्स एक्सिस, सर्किल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि लाइन, एक्स एक्सिस और सर्किल से तो ये वाला एरिया भी बाउंड हो रहा है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसने पर्टिकुलरली क्या कहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई कहे सर ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये भी, तो बेटा इसके ये वाई एक्सिस से बाउंड हो रहा है। ये किससे बाउंड हो रहा है, वाई एक्सिस से। अपने को क्या करना है, एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया के बारे में सोचना है। डन। तो पहला काम तो आप फिगर बनाओ, फिर एरिया आइडेंटिफाई करो। नाउ एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद भी पंगा है। क्या पंगा है, कि जो एरिया बाउंड हुआ, उस एरिया में छत के नाम पर एक नहीं दो कर्व है। देखो ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, यहां से लेके यहां तक छत, तो छत का काम कर रहा है लाइन, और उसके बाद छत का काम कर रहा है, यानी एक ऐसा ऐसा घर बना हुआ है जिसमें एक छत तो ऐसी है, और फिर बाकी छत ऐसी है। ठीक है, तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस एरिया को। कैसे, इस यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। अब इस परपेंडिकुलर के इस साइड तो छत बनेगी ये लाइन, और इस परपेंडिकुलर के इस साइड छत बनेगा ये सर्किल। डन। ओके, तो यानी कि दो फंक्शंस बनेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। जो हमने पहला फंक्शन निकाला था उसको हम f1x कह देते हैं। क्या कह देते हैं, f, या f2x कह दो, बाद में आएगा, नहीं तो पहले ही आएगा। इसको हम f2x कह देते हैं। और जो ये वाला फंक्शन यहाँ से जो y इक्वल टू mx, यहाँ से ये भी एक फंक्शन बनेगा, है ना, y इक्वल टू 1/√3x, तो इसको मैं कह देता हूँ f1x इक्वल टू जो भी बना, क्या बना, 1/√3x। तो यहाँ तो √4 - x², इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे 1/√3x को इंटीग्रेट करना है। बोलो समझ आया। फिर से बताओ क्या कहा आपने, परपेंडिकुलर क्यों खींचा। देखो जब छत ऐसे है, इस छत की इक्वेशन कुछ और है, इस छत की इक्वेशन कुछ और है, मतलब इस कर्व की इक्वेशन कुछ और है। तो अगर मैं टोटल इसी को इंटीग्रेट कर दूं तो भी गलत, और टोटल इसको इंटीग्रेट कर दूं तो भी गलत। तो इस वाले पोर्शन से इधर कुछ अलग एरिया आएगा, इस वाले पोर्शन से कुछ अलग एरिया आएगा। तो उस एरिया को डिवाइड करने के लिए परपेंडिकुलर खींचा, दीवार खींची। दीवार खींचूंगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल ही खींचूंगा, दीवार खींचूंगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल ही खींचूंगा, वाई एक्सिस के पैरेलल खींचूंगा तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर खींचूंगा। पहले क्वेश्चन का सवाल में जवाब मिल गया आपको, परपेंडिकुलर क्यों खींचा। दूसरा सवाल, हाँ देखो, हम पहले हमने क्या ड्रॉ करा था, बाद में क्या ड्रॉ करा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको जो एरिया चाहिए, उसमें एक नंबर एरिया ये, और दूसरा नंबर एरिया ये, जो छोटा सा एरिया बनता है। ठीक है ना। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट मी डू वन थिंग। मैं इस एरिया को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो जो येलो पार्ट का एरिया है और एक ऑरेंज पार्ट का एरिया है, दो पार्ट्स, दो एरिया है यहाँ पे, मानते हो। अब इन दोनों एरिया में सपोज करो मेरे को केवल इस पार्ट का एरिया निकालना है। देखो ध्यान से, छुपा दिया मैंने। तो अब इसकी छत क्या है, लाइन। और सपोज करो मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है, इसकी छत क्या है, सर्कल। ठीक है, और फिर दोनों को सम अप करना है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्या, हाँ दोनों, दो एरिया को प्लस करेंगे। जब इसका एरिया निकालेंगे तो लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, जब इसका एरिया निकालेंगे तो सर्किल की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन वाला फंक्शन तो मिल गया सर, बट एक और प्रॉब्लम है, एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कि लिमिट भी तो चाहिए होती है।
तो देखो वैसे तो हम क्या कर लेते, अगर एक ही फंक्शन आता, कॉमन फंक्शन आता, तो 0 से लेके 2 लिमिट लगा देते पूरी की पूरी। लेकिन अभी दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, तो 0 से लेके यहाँ तक अलग लिमिट आएगी और यहाँ से लेके 2 तक अलग लिमिट आएगी। आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट कैसे निकालूं सर मैं? ये वाला पॉइंट तभी निकलेगा जब ये वाला पॉइंट निकलेगा, क्योंकि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। अब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इन दोनों को इंटरसेक्ट करवा के, क्योंकि ये पॉइंट जो है सर्किल और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो सर्किल की इक्वेशन ये वाली, लाइन की इक्वेशन ये वाली की भिड़ंत करानी पड़ेगी, क्लैश कराना पड़ेगा, देन वहां से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं। हमको वाई कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है, हम सीधे एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब अगला काम आप समझ चुके हो कि आपको क्या निकालना है। पहले ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है, उस कोऑर्डिनेट से नीचे वाला पॉइंट क्लियर होगा, उस पॉइंट से लिमिट क्लियर होगी और फंक्शन तो क्लियर हो ही चुका है, फिर सम अप करना। ठीक है ना? ओके बेटा, चलो। सो इसका नामकरण कर देते हैं सबसे पहले तो अपन, है ना। तो ये तो ओ होता ही है, नीडलेस टू से। इसको हम ए ले लेते हैं जो भी हम निकालने वाले हैं, और इसको हम बी ले लेते हैं, और इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं। ठीक है, ओके। सो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना हमको। नाउ नाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए, वी हैव दो इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी आपको। बोलो। तो दो, पहली इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू रूट ऑफ 4 - x²। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले। बोलो। y इक्वल टू रूट ऑफ 4 - x², लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 1/√3x, दैट विल बी माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ये वैल्यू इसके बराबर हो गई, कुछ भी कर लो, जैसे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो, उससे 0 हो जाएगा, जैसे इसकी वैल्यू उधर पुटअप कर दो, कुछ भी कर लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, from equation 1 and equation 2, we get we get what do we get? Root of 4 minus x square equal to 1/√3x. Squaring both the sides, we will get 4 minus x square, इसका स्क्वायर कर दो, 1/3x square माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, तो 4 इक्वल टू 1/3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3 × 1 = 3 + 1 4/3x स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 × 1 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 × 1 3, विच इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू +or - √3। सर ये क्या हुआ? यानी कि वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखो, कर तो रहा है। लाइन और सर्किल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है क्या? एक तो ए है ही सही, और एक ये वाला पॉइंट भी तो है। तो अगर ये यहां से लेके +√3 है, तो इतना पार्ट ये -√3 भी तो होगा। यानी इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -√3 होगा, और इस पॉइंट का +√3 होगा। हालांकि हमको थर्ड क्वाड्रेंट से लेना देना नहीं है, नहीं है ना। तो हम केवल और केवल +√3 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। इतना लिखने के बाद हम एक लाइन लिखेंगे, सिंस पॉइंट ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंस द पॉइंट ए लाइज इन quadrant 1, so we will consider the positive value of x equal to √3। ओके। अब x इक्वल टू √3 आया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? √3। और इसका y कोऑर्डिनेट जो भी है, मुझे क्या 0 क्यों? y कोऑर्डिनेट तो हाइट है ना, मुझे पता लगाने की जरूरत नहीं है ना। उसको पता लगा कि आप क्या ही मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसको y को y छोड़ दो। आपको तो बस बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, उसके लिए ए के निकाले आपने। तो अब यहां से बी के कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गए ना? क्या क्लियर हो गए? √3, 0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? √3, कलर नहीं मिल रहा कोई अच्छा सा, ये लो। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए √3, 0। ठीक है, डन। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर, ऑफ पॉइंट बी आर √3, 0। ठीक है।
क्लियर। और आप चाहो तो एक्स की वैल्यू √3 इधर पुटअप कर लो, वाई की वैल्यू 1 आ रही है, देखो एक्स की वैल्यू √3 पुटअप करो यहाँ पे, √3/√3, तो वाई की वैल्यू एक्स आ रही है, सॉरी एक्स की जगह √3 पुटअप करेंगे, हाँ वाई की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स √3, 1 है, यानी ये हाइट 1 है। बट उसको निकालने से कोई फायदा है नहीं, निकालो तो ठीक, ना निकालो तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब आपको इस फंक्शन को 0 से √3 तक इंटीग्रेट करना है और उस फंक्शन को √3 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। ये चीज क्लियर हो गई, तो अब एरिया निकालने का काम शुरू करेंगे। देखो यहां तक तो केवल क्वेश्चन सेटअप हो रहा है, अब एक्चुअल इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन लगेगा, मुश्किल से 2-3 लाइन्स में वो खत्म हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उसमें 80% टाइम या आपकी समय या एफर्ट्स तो केवल और केवल सेटअप करने में लगेंगे, 20% में केवल और केवल इंटीग्रेशन एक्चुअली अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, नाउ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है ना, दैट इज, उस एरिया को एक नाम देना पड़ेगा। आओ उस एरिया को क्या नाम दें हम, ओ सी ए ओ, ओ सी ए ओ, जो हमको रिक्वायर्ड एरिया चाहिए उसका नाम क्या हो गया, ओ सी ए ओ, ओ सी ए ओ। उसको निकालने के लिए दो एरिया को जोड़ा है आपने, जोड़ा है, तो पहला एरिया क्या बना, ओ बी ए ओ। अब सुनो, ओ बी ए एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है, तो चाहे तो हम इसका एरिया राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये √3 है और हाइट फिर निकालनी पड़ेगी जो आपने अभी रफली निकाली थी 1, तो हाफ इंटू √3 इंटू 1 से भी निकल जाएगा। बट क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सीख रहे हैं, क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सीख रहे हैं, तो हम इसको कर्व मानेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन नहीं मानेंगे, कर्व मानेंगे। तो अगर आप इसको ट्राइंगल मानोगे तो आपको ओबीए लिखना है, क्या लिखना है, ओबीए, दैट्स इट। लेकिन अगर आप इसको कर्व मान रहे हो तो OBAO पूरा लिखना है। ठीक है, समझ आया, OBAO, एरिया OBAO प्लस अगला बोलो, यहां से लेके यहां तक BCAB, BCAB, BCAB डन। अब इस एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेके √3 तक, और फंक्शन होगा मेरा पहला वाला f1x dx। ओके, और इस वाले एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा √3 से 2, फाइनली आखिरी पॉइंट 2 था, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर्किल को, ये लाइन है और ये सर्किल है, dx। और दोनों फंक्शन अलग अलग है तो f1x f2x है, मान लो दोनों फंक्शन सेम होते तो फिर fx डाल देते, एक ही छत होती तो कॉमन। ठीक है, चलो जी, सो 0 से लेके √3, तो f1x की वैल्यू क्या थी, लाइन थी ना वो, तो 1/√3x, याद है, f1x की वैल्यू क्या थी, 1/√3x। इसको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, dx प्लस √3 से लेकर 2, और ये क्या था, √4 - x², 4 - x², इसको इंटीग्रेट करना है यहाँ से, क्या था, फाइन। चलो जी, तो 1/√3 तो निकाल दो बाहर, और x का इंटीग्रल क्या होता है, x² ठीक है, तो 2 को भी बाहर निकाल दो, तो x², 1/2√3, और x² पे लिमिट लगा दो 0 to √3। ठीक है, प्लस प्लस, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तो वो चलेगा पूरा तामझाम। ठीक है, a² - x² वाली स्टैंडर्ड इंटीग्रल से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करते हैं सबसे पहले, x/2, x/2, और ये का यही काम, ये का ये फंक्शन, सेम फंक्शन, फिर a²/2, a² क्या है 4, 4/2, और फिर साइन इनवर्स x/a, तो x/2। ठीक है, ये 4/2 कट के 2 लिख दूं सीधे ही, तो ये हो गया इंटीग्रेट ये भी, और इसकी लिमिट क्या रखनी है आपको, √3 से 2। इसको बस पुट अप कर दो वैल्यूज और आंसर है हमारे पास। तो 1/2√3 तो इधर बाहर आ ही गया था, इधर एक बार √3 रखोगे, एक बार 0 रखोगे, तो √3 का स्क्वायर इज 3, और 0 का स्क्वायर 0, इसका काम खत्म। इधर आओ, प्लस, इधर आइए, तो पहले 2 रख दूं, तो 2 रखूंगा तो 4 - 0, ये 0, पहली टर्म 0, प्लस इधर 2 रखेंगे, 2/2, 1 साइन इनवर्स 1, π/2, तो 2 इंटू π/2, 2 रखने का काम खत्म हो गया दोनों जगह, माइनस, अब 3 रखो, तो 3 रखोगे तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाय √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 √1 यानी कि 1, फिर -2 साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा, साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा बताओ, π/3, π/3 60 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे 3 बचा, और √3 से √3 कट गया, तो √3/2 बचा यहाँ पे, प्लस इधर आओ, 2 से 2 गया,
पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3। ये √3/2 से माइनस √3/2 भी गया, पाई माइनस 2π/3, तो 3π माइनस 2π यानी कि π/3 स्क्वायर यूनिट्स। मैच हुआ? बोलो समझ आया? ठीक है, क्लियर है सारी बात? फिगर थोड़ा सा कंजस्टेड है, इसमें एक कमी है जो हमने अभी करी नहीं। क्या कमी है? कंजस्टेड है, इसमें तो करूंगा तो बिल्कुल ही गुछ कुछ हो जाएगा। तो आपको अच्छे से फिगर बनाना है। तो जो फिगर बनेगा, मान लो ये सर्किल ऐसे जा रहा है और मान लो लाइन ऐसे जा रही है, तो ये आपने दो पार्ट्स में एरिया डिवाइड किया। तो आपको क्या बनाना है? सोचो किस चीज की कमी है? वर्टिकल स्ट्रिप्स दोनों जगह, dx dx, ये जरूर बनाना है। अब उधर बनाने जाएंगे तो बहुत कंजस्टेड है। ठीक है ना, क्लियर है? ये एक चीज ये क्लियर हुई। दूसरी चीज ये करना है आपको, है ना, आपके प्रेजेंटेशन में। दूसरी चीज ये है कि अगर ये वाई एक्सिस के साथ एरिया होता, वाई एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया होता, तो फिर ये जो दो एरिया ऐसे डिवाइड होता, एक एरिया ये, एक एरिया ये। इस वाले एरिया के लिए लाइन छत का काम करती और उस वाले एरिया के लिए सर्किल छत का काम करता, और फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बनती दोनों में। उसमें फिर ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट की ज्यादा जरूरत होती 1, और एक्स कोऑर्डिनेट की कोई जरूरत होती ही नहीं, क्योंकि ये √3 होता, फिर 0 से √3, √3 से 2 ऐसे होता। और 0 से 1, 1 तो होता है ना ये, 0 से 1 और 1 से 2। देखो आप करीब करीब आधा ही है इसका, 2 से। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये सारे काम होते अगर ये वाई एक्सिस होता, आप एक्सपेक्ट करके चलना एग्जाम में ऐसा कैसा एग्जैक्टली सब कुछ सेम, बस वो एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस दे सकता है। तो बिल्कुल ऐसे कॉपी पेस्ट मत करके आ जाना, पूरा पढ़ना वाई एक्सिस है तो बहुत सारी चीजें चेंजेस होंगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है, पर कौन सा क्वेश्चन है अभी? 6 के बाद 7। सर्किल का एरिया, सर्किल का जो इक्वेशन है, सर्किल की जो इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको x² + y² = a² गिवन है। क्या गिवन है? a²। a² मतलब कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं गिवन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है, और लाइन की इक्वेशन भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ ही गिवन है। तो सबसे पहली चुनौती तो ये होगी कि करेक्ट फिगर बनाना। अब करेक्ट फिगर सर्किल का तो आसानी से बन जाएगा क्योंकि रेडियस a ले लेंगे, लेकिन लाइन का बनना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखो क्या क्या चेंजेस होंगे, इसी फिगर पे आओ। सर्किल का जब अपन फिगर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो जो 2 आ रहा था वो अब a होगा, जो 2 आ रहा था वो क्या हो जाएगा? a। तो ये a,0, ये -a,0, ये 0,a, ये 0,-a। पहला चेंजेस कर दूं मैं ये? बोलो। चलो कर दिया मैंने। ये a -a, a, डन। चलो, अब जो लाइन बनेगी, पहली बात तो वो लाइन ऐसी नहीं बनेगी, क्योंकि लाइन की इक्वेशन देखो क्या है, x = सम कांस्टेंट। x = सम कांस्टेंट वाली लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होती है। पासिंग थ्रू ओरिजिन तो वो होती है जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, ये है ना इसमें कांस्टेंट टर्म a/√2। ऐसे मत मानो सर a कांस्टेंट कैसे हुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है भाई। इक्वेशन में x और y वेरिएबल होते हैं, बाकी सारे लेटर्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ही होते हैं। ठीक है ना, डन। तो आपको ये वाली लाइन नहीं बनानी है, ये वाली लाइन तो नहीं बनानी है। ओके, कैसी लाइन बनानी है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस भी बहुत सारी लाइंस बन सकती है, द प्रॉब्लम इज दैट, बन सकती है। और सर्किल का सेंटर तो ओरिजिन, सेंटर तो सेम ही रहेगा ना। पैरेलल टू वाई एक्सिस बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं, उसमें से मेरी लाइन कौन सी होगी सोचना है। ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। इवन नेगेटिव साइड भी तो हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। अब आप खुद सोचो, अगर ये नेगेटिव साइड भी होती, मान लो इधर होती, तो फिर आप ये वाला एरिया निकालते। तो अगर ये पॉजिटिव साइड होती, सेम टू सेम, जितनी इधर उतनी इधर, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड एरिया बराबर होता नहीं होता। तो पॉजिटिव साइड निकालता तो मैं कोई मॉडुलस नहीं लगाता, नेगेटिव साइड निकालता तो मैं शायद मॉडुलस लगाता एक्स एक्सिस पे। हालांकि तो फिर इसमें तो मॉडुलस नहीं निकलता, लेकिन मान लो वाई एक्सिस को अगर अपन बाउंड्री मान लें तब तो मॉडुलस लगता। तो कुल मिला के पॉजिटिव है या नेगेटिव मुझे पता नहीं है, लेकिन जब एरिया ही निकालने की बात है तो मैं नेगेटिव साइड क्यों बनाऊं?
मैं बनाऊं ही पॉजिटिव साइड। तो एक चीज तो मैंने ये डिसाइड कर ली कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन में पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस बनाऊंगा। दूसरी चीज कि इस ए की वैल्यू नहीं है ना आपके पास, तो ये लाइन ओरिजिन के ज्यादा नजदीक है ऐसे, या या ए के ज्यादा नजदीक है ऐसे, ये कैसे पता करें? ये कैसे पता करें, चुनौती है, बताओ। ठीक है चलो, इक्वे सर्किल का तो काम दाम खत्म करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, चेंजेस कर दो इसी में। क्या है ये? ए स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस, नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डन। तो ये मेरा फंक्शन पहला कि दूसरा वो भी देखेंगे। इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने। डन, ये काम खत्म। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म सब कुछ कर दिया, तो एक्स यहाँ पे, कहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ए स्क्वायर क्यों आएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यही आएगा, हाँ यहाँ, यहाँ ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू ए हो जाएगी, आर की वैल्यू ए हो जाएगी। हमने फिगर में ए ही तो मार्क करिए, ए यूनिट सी तो दूर है वो उससे। ठीक है, ओके, ये काम हो गया। सर्किल की सेंटर हो जाएगी ये, और सर्किल की रेडियस हो जाएगी ए यूनिट्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो सर्किल का तो सारा काम दाम हो गया खत्म। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, टेल मी। एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। सो इसको कंपेयर करूंगा मैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन से, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं नहीं करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो बस, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट काट ही नहीं रही है ना। ठीक है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स इक्वल टू सी, सम कांस्टेंट टाइम की लाइन है ना, एक्स इक्वल टू सी। ठीक है ना, वी गेट सी इक्वल टू ए बाय रूट टू, सी इक्वल टू ए बाय रूट टू। ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टेप में हम जैसे लिख रहे थे ना कि लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन मैक्सिमम, इस बार हम क्या लिखेंगे? सो द लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सो द लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। हाँ, तो इतना तो काम हमने डिस्कस कर ही लिया। अब नेक्स्ट थिंग कि इसके नजदीक है या इसके नजदीक है, कैसे पता करें, यही पूछना चाह रहे हो आप? ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या है बोलो? एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू। ए को अगर इसके नीचे ले आऊं मैं, रफ रफ काम होगा ये आपका ना, एक्स बाई ए इक्वल टू 1/√2। तो मुझे बताओ, एक्स बाय ए इक्वल टू 1/√2 हो गया। 1/√2 का मतलब, 1/√2 का मतलब क्या हो गया? लगभग 0.414, यानी 0.4। √2 का मतलब, सॉरी, √2 का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब 1//0.4 लगभग। ठीक है, यही होगा। ओ सॉरी, 1.4, नॉट 1.414। सो 1 अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। तो 1/1.4 का मतलब क्या हो गया? 10/14। 10/14 का मतलब क्या हो गया? 5/7। तो एक्स बाई ए की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई? 5/7। यानी कि ए, जीरो से लेके ए अगर 7 टुकड़े हैं तो उसमें एक्स 5 टुकड़े लेके जा रहा है, यानी कि ये लाइन जो है इधर की साइड जाता है। अगर मैं इसके 7 टुकड़े करूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से 5 टुकड़े में एक्स, 5/7 रेशियो है ना भाई। ए यहां से लेके यहां तक पूरा ए है, इसके 7 टुकड़े कर दिए मैंने। कितने टुकड़े कर दिए? 7 टुकड़े कर दिए, तो उसमें से 5 टुकड़े एक्स लेके जा रहा है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि लाइन किसके ज्यादा नजदीक है। ये सारा रफ वर्क है जो आपको करके रखना है। ठीक है, लाइन किसके ज्यादा नजदीक हो गई? सी पॉइंट के ज्यादा नजदीक हो गई। सो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, फाइनली मैं इसे बना देता हूँ इसके ज्यादा नजदीक। डन, ये हो जाएगी मेरी लाइन एक्स इक्वल टू, बोलो क्या थी? A/√2, A/√2। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो छत नहीं बन रही है, अब एक ही छत बन रही है, तो आपको एक ही फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये फायदा है हमको, है ना। तो आप, अच्छा, इसमें स्मॉलर पार्ट का है उसने, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। सो स्मॉलर पार्ट का एरिया कौन सा होगा? एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ द बाय द, अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कुछ क्लियर नहीं कहा उसने, तो हमको ये पूरा एरिया चाहिए, ऊपर वाला भी एंड नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी एंड नीचे वाला भी। अब ऊपर वाला नीचे वाला सिमेट्रिक है, तो मैं क्या करूंगा? केवल और केवल ऊपर वाला निकाल लूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, और उसका क्या कर दूंगा? दुगना कर दूंगा। ठीक है, और पॉइंट्स के लेटर्स के नाम मार्क कर दूंगा, ये ए, ये बी
और ये c। अब अगर इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू a/√3 है तो a की कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, क्या जाएंगे, a/√2 कॉमा 0, a/√2 कॉमा 0। तो आपको a/√2 से लेकर a तक इंटीग्रेट करना है, लिमिट मिल गई। और छत का काम केवल और केवल एक ही चीज कर रही है, वो है सर्किल। तो इस बार लाइन वाला पंगा नहीं है और कोई इंटरसेक्शन नहीं निकालना है। दैट मीन्स आपको ये जो इंटरसेक्शन हमने किया टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये काम अपने को करने की जरूरत नहीं है। हमने इतना लिखा, सो द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट इज क्लोजर टू एंड it is closer to point C than to the origin से ज्यादा नजदीक ये यहाँ पर है। डन। क्योंकि अगर ये ओरिजिन से नजदीक हो जाएगी तो फिर स्मॉलर पार्ट ये हो जाएगा, देखो अगर ये ओरिजिन से नजदीक हो जाएगी तो फिर स्मॉलर पार्ट ये हो जाएगा, तो आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो पता लगाना जरूरी है कि ये इधर ज्यादा नजदीक है या उधर ज्यादा नजदीक है। तो अभी अपन ने जो रफ वर्क किया था उससे ये सब कुछ पता चलेगा, है ना। क्लोजर टू ओरिजिन, क्लोजर टू द पॉइंट सी हो गया। चलो तो नाउ लेट्स फाइंड द एरिया। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, टेल मी रिक्वायर्ड एरिया को क्या नाम दे सकता हूं मैं, दैट इज एरिया। बोलो रिक्वायर्ड एरिया को क्या नाम दे सकता हूँ। इस ए बी सी रिक्वायर्ड एरिया को मैं कह सकता हूँ 2 गुना ऑफ ए सी बी ए का 2 गुना कह सकता हूँ, ठीक है ना। ए सी बी ए का 2 गुना रिक्वायर्ड एरिया को लेटर एम नाम दे दो, और दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बी ए ए ए से शुरू, ए पे ही खत्म। सो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, a/√2 से a पर, a/√2 से a पर, a/√2 से a पर। और फंक्शन एक ही माना जाएगा f(x)dx, तो f1x f2x मानने की भी जरूरत नहीं है। इसको भी हटा दो, 2 को भी हटा दो, एक ही फंक्शन होगा, दैट्स इट। ओके ना। दूसरा फंक्शन कुछ निकला ही नहीं कहीं से भी, है ना। ठीक है, निकल निकल तो सकता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक ही कॉमन छत बन रही है हमारी, है ना। सो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a/√2 से लेकर a, और बोलो फंक्शन क्या है, a² माइनस, तो ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल ही हो गया, a² माइनस x², है ना। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल ही हो गया जो अपन लिख रहे थे इतनी देर से। क्या होता है ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल, x/2, आगे सेम फंक्शन, आगे a²/2, आगे साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला ही हो गया एक तरीके से। और वैल्यूज पुटअप करो और आंसर है a/√2 और a। तो पहले a पुटअप कर दूं मैं, और 2 तो सबसे बाहर है ही सही। तो जब मैं a पुटअप करता हूं तो a² माइनस a², ये पहली टर्म 0। यहाँ पे a पुटअप करता हूं तो a²/2 इंटू a/a यानी 1 साइन इनवर्स 1 इज π/2। तो a पुटअप होने का काम हो गया माइनस, अब a/√2 पुटअप करो। तो x की जगह a/√2 पुटअप करेंगे तो a/2√2, और अंदर आओ तो ये हो जाएगा √a² माइनस a/√2 का स्क्वायर यानी a²/2। डन। फिर माइनस इसमें पुटअप करेंगे a²/2, और x की जगह a/√2 पुटअप करेंगे तो a से a कट जाएगा और 1/√2 रह जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 π/4। ठीक है। चलो जी आओ, कहाँ करूँ, यहाँ कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ, ये 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा a²/4 पाई, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 2a² में से a² का a²/2 का रूट, तो क्या a/2√2 तो बाहर, और a²/2 का रूट करो तो a/√2 माइनस इधर आओ तो हो जाएगा a²/8 टाइम्स पाई। ओके ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ, इन दोनों को सॉल्व कर दो। एक काम करो, सब में से a²/4 कॉमन ले लो, ट्वाइस ऑफ a²/4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा पाई, माइनस a²/4 कॉमन लिया, 2√2 इंटू √2 4 ही तो होता है, और a इंटू a² ही तो होता है, तो a²/4 पूरा ही ले लिया तो 1 बचा, माइनस इसमें से a²/4 लिया तो क्या बचा, 1/2 या π/2, π/2, पाई भी तो है। डन। सो ये 2 से 2 टाइम्स कट गया तो बाहर तो बच गया a²/2, अंदर क्या बच गया पाई माइनस π/2 यानी π/2 -1 स्क्वायर यूनिट। चेक करो इसी फॉर्मेट में है या कुछ चेंजेस, सॉल्व किया आगे।
इसी फॉर्मेट में ए स्क्वायर बाय 2 बाहर, पाई बाय 2 -1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये जो पार्ट हमने यहाँ पे कहा कि नहीं करना आपको, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए नहीं निकालेंगे, हाँ पॉइंट ए ही निकालेंगे। तो पॉइंट ए के नहीं, पॉइंट ए ना निकाल के बी के निकालेंगे पहले, है ना। पॉइंट बी के निकाल के फिर ए के निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। ठीक है ना, हम क्या लिख देंगे, लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए बाय √3, और सीधे लिख देंगे कि इट्स कोऑर्डिनेट्स आर ए बाय √2, ए बाय √3 कोमा, और वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं है मुझे, वाई कोऑर्डिनेट वाई छोड़ देंगे। और वाई कोऑर्डिनेट पता करना है एक्चुअली अगर आपको, तो फिर आप इसका इंटरसेक्शन कराओ, पर जरूरत नहीं है ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, एक्स कोऑर्डिनेट पता चलते ही सो 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 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट क्या था, ए। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर आर ए बाय √3 कॉमा सी, √2 जो भी है, ए बाय √2 कॉमा सी। ठीक है ना, ये पार्ट करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट पूरा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हो गया। तो सर्किल के थे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो दोनों हमने ये कवर कर लिए। कल क्या रहेगा अब, कल क्या रहेगा बताओ, पैराबोला आ गया वापस, चलो कल देखेंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।